Hi guys, welcome back to the constitutional law lecture series on near peer, and we're going to move ahead with the next topic in the syllabus, which is constitutional concepts. इसके अंदर कन्वेंशंस है, रूल ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस है। तो हम इसको ब्रेक डाउन करके थोड़ा, ये बड़ा ही हैफ एजेड सा लिखा हुआ है सिलेबस में, तो हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में ब्रेक डाउन करके तो आगे देखेंगे। सो वी आर गोइंग टू अगेन इंट्रोडक्शन में हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की डेफिनेशन रिवाइज करेंगे, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, अनकोडिफाइड देखेंगे, सोर्सेज ऑफ अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, फिर कन्वेंशंस पे आएंगे क्योंकि हम डायरेक्ट कन्वेंशंस पे जंप नहीं कर सकते। ठीक है, पेपर में अगर आए तो आप तब कर सकते हैं सोर्सेज से, लेकिन एक आपको समझाने के लिए हमें उस सीरीज में चलना पड़ेगा। फिर रूल ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस पे आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वेंशंस की तरफ जाने के लिए। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बेसिक डेफिनेशन आपको देनी होगी। वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की है। दोनों एस्पेक्ट्स भी उसके देखे हैं, ये वाला चार्ट भी देखा है, ये भी आप बनाएं इसके अंदर। देन सबसे पहले कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और उसका क्या कॉन्सेप्ट है। कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है वेयर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कन्वीनियंटली रेफर टू वन डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस का है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया, यूएस, सारे कॉन्स्टिट्यूशन जैसे। वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। एवरीबॉडी नोज दैट दिस वन डॉक्यूमेंट इज that document and it can be conveniently referred to all rights, responsibilities and powers of both state organs and citizens stem from that one supreme document। पाकिस्तान, इंडिया, फ्रांस वगैरह में जैसे। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के? सबसे पहले तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस प्रोवाइड करता है क्योंकि पावर्स क्लियरली डिफाइंड होती हैं। अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस में लेजिस्लेचर बिकम्स ऑल पावरफुल। एग्जांपल यूके, हमने पूरा इस पे पॉलिटिकल साइंस में और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी हम जो यूके का सिस्टम करेंगे सेम वही वाला, उसके अंदर बड़ी डेप्थ में बताया हुआ है कि कैसे कैबिनेट डिक्टेटरशिप है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, कैसे जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है वहाँ पे। कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड फॉर चेक्स, स्पेशली जुडिशियल चेक। Stability in national policies, the overall scheme of state and its functioning is constant। overall scheme distribution तकरीबन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन की होती है, तो स्टेबिलिटी होती है नेशनल पॉलिसीज में। सिविल लिबर्टी सेफ गार्ड होती हैं बिकॉज फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो जस्टिसेबल जुडिशेबल होते हैं या जस्टिसेबल होते हैं। यानी आप अगर किसी सिटीजन का वो कोई फंडामेंटल राइट वॉल्यूट हुआ है तो वो कोर्ट में केस करके अपना फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, फिर आ गया अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था कि कस्टमरी लॉ, कन्वेंशन, स्टैट्यूटरी लॉ, जजमेंट लॉ, इंटरनेशनल रूल्स एंड नॉर्म्स पे हो सकता है, जैसे हमने यूके के केस में देखा। बेनिफिट्स क्या होते हैं अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के? ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट जनरली सुप्रीम होती है क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो फिर जुडिशरी की पावर जनरली डिराइव होती है इन इंटरप्रेटिंग एंड सेफ गार्डिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन अप्लाइंग जुडिशियल रिव्यू बेस्ड ऑन दैट कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब वही एग्जिस्ट नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, तो फिर जुडिशरी की वो पावर भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट बिकेम सॉवरेन। It undermines the power of unelected judiciary, makes public will the sole driver of policies through public representatives। क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है तो इनडायरेक्टली पब्लिक सुप्रीम हो जाती है। इजी टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन में जनरली अमेंडमेंट प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी होता है, स्पेशली अगर वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो। लेकिन जहाँ पर कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं तो वहाँ अमेंडमेंट वगैरह तो ना हुई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहाँ तो आपने पार्लियामेंट का एक लॉ पास करना है, जिस तरह आप ऑर्डिनरी लॉ पास करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस की चीज़ें आप ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग से कर सकते हैं। इसके अंदर आप एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे यूएस के अंदर, जिस तरह हमने डिस्कस भी किया था पोलसाई में, सिविल वॉर ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना बहुत मुश्किल था, स्लेवरी तक बात चली गई, जबकि यूके के अंदर वो सिर्फ एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए स्लेवरी उन्होंने अबॉलिश कर दी। ठीक है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में मोर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल। ठीक है। कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन लीड्स टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशनल कंजर्वेटिज्म। हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि जब कोडिफाइड होता है कॉन्स्टिट्यूशन तो उसके अंदर एक कंजर्वेटिज्म आ जाता है इनहेरेंट, कि वो ओरिजिनली जिस पर्पस के लिए इंटेंशन था वो ओरिजिनल पर्पस चला जाता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन की वो चीज़ बाकी रह जाती है और वो फिर उस टाइम के साथ इनकम्पैटिबल होती है। इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल कंजर्वेटिज्म। फुकुयामा ने ये टर्म कॉइन की थी पॉलिटिकल ऑर्डर एंड डिके में। जैसे कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, राइट टू बेयर आर्म्स का राइट है, उसमें सेकंड अमेंडमेंट है बिल ऑफ राइट्स की, कि हर बंदा राइट टू बेयर पर्सनली वो आर्म्स कैरी कर सकता है। वो इसलिए था क्योंकि अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज ब्रॉट बाय दोज मिलिशियाज, के लोग पर्सनली आर्म्स कैरी करते थे, तो उन्होंने ब्रिटिश की स्टेट की ऑपरेशन को रेजिस्ट किया। उस टाइम के हालात से वो बात बनाई गई। मगर अब वो कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजर्स नहीं रहे,
तो राइट टू बेयर आर्म्स अब नुकसानदेह है, बिकॉज स्कूल शूटिंग्स होती हैं, ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक गन्स की वजह से इनोसेंट्स लोग मारे जाते हैं, लेकिन उसको चेंज करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ राइट प्रोवाइड किया जाता है। तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा चेंज करने के लिए जो कंसेंसस चाहिए पार्लियामेंट में, उनकी कांग्रेस में वो नहीं हो पाता, जुडिशरी उसको जुडिशियल रिव्यू कर देगी। सो ओरिजिनली उसका मकसद किसी और टाइम फ्रेम में था और किसी और पर्पस के लिए इंटेंडेड था। दैट पर्पस इज नो लॉन्गर देयर, बट द प्रोविजन हैज कंटिन्यूड, व्हिच इज नो लॉन्गर रेलेवेंट, बट इट इज काउंटर प्रोडक्टिव। सो ये एग्जांपल दे सकते हैं आप। सोर्सेज ऑफ अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। अनकोडिफाइड जो होते हैं उनके अंदर दो सोर्सेज होते हैं, जो हमने यूके के सिस्टम में डिस्कस भी किया था, लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कन्वेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आ गए? हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, जुडिशियल डिसीजंस एंड कमेंट्रीज ऑफ जूरिस्ट्स। कन्वेंशंस जो ट्रेडिशनली चलती आ रही है। सो सोर्सेज ऑफ अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपने इस तरह लिख लिया, फिर कन्वेंशंस आ गए। कन्वेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अब हम उस मेन टॉपिक पे आते हैं। Conventions are neither made by any legislative authority nor enforced and applied by executive and judiciary. These are unwritten and uncodified. They are merely some habits and practices which regulate the working by the people because they are very helpful in the smooth working of the government. United Kingdom में होती हैं. They have enabled British political system to adopt and evolve with time. Sanction behind convention क्या है? Convention को कितनी इतनी अरसे sustain किस चीज ने रखा हुआ है? According to Dicey, they do have force of law. ठीक है, वो कहता है कि डायरेक्टली नहीं, बट अगर आप कन्वेंशंस वायलेट करोगे तो अल्टीमेटली आप इवेंचुअली किसी लॉ को भी ब्रेक करोगे। द वायलेशन वुड ब्रिंग अबाउट अ सब्सिक्वेंट ब्रीच ऑफ लॉ, व्हिच इज व्हाई कन्वेंशंस आर अpheld। दूसरा है रिस्पेक्ट फॉर कन्वेंशंस। जेनिंग्स एंड लोवेल के मुताबिक दे आर कोड ऑफ ऑनर, दे आर रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सो पीपल रिस्पेक्ट देम, बोथ पब्लिक एंड representatives. For Ogg, it is public opinion. Public resentment would ensue if conventions are violated. The fear of public opinion is a positive check on the politicians in Britain. Public opinion इन conventions को बहुत value करता है, तो इसीलिए अगर politicians इन conventions से stick नहीं करेंगे तो public opinion उनके खिलाफ होगा, which they cannot afford because election incentive. Examples of important conventions in UK. The British monarch doesn't veto bills passed by Parliament. The monarch invites the leader of the majority party in the House of Commons to form the cabinet or government. Money bills originate in House of Commons. The cabinet defeated in House of Commons or their stance rejected in public would resign, जैसे डेविड कैमरॉन ने रिजाइन किया था फॉलोइंग ब्रेक्सिट वोट। अब अगला टॉपिक रूल ऑफ लॉ। अच्छा, ये मैंने जो पोलसाई में रूल ऑफ लॉ का टॉपिक पढ़ाया हुआ है उसको थोड़ा अपडेट कर लूँ कि मैंने ये अपडेट किया है इसको काफ़ी डिटेल में। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक the authority and influence of law in society, especially when viewed as a constraint on individual and institutionalized behavior, hence the principle whereby all members of society, including those in governance, are considered equally subject to publicly disclosed legal codes and processes. तक जब सारे मेंबर्स किसी सोसाइटी के, और वो भी जो गवर्नमेंट में है वो इक्वली उस लॉ लीगल कोड और प्रोसेस जो कि पब्लिकली डिस्क्लोज हुआ हुआ लीगल कोड, उससे जब सब्सक्राइब करें तो वो रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ का ओरिजिन क्या है? It can be traced to 16th century Britain, and in the following century the Scottish theologian Samuel Rutherford employed it in arguing against the divine right of kings. Divine right of kings हमने शुरू में डिस्कस किया था पॉल साई के लेक्चर्स में कि किंग्स समझते थे कि मैं खुदा ने ये राइट दिया है गवर्न करने का। तो Samuel Rutherford used the argument of rule of law against this claim. John Locke wrote that freedom in society means being subject only to laws made by a legislature that applies to everyone, with a person being otherwise free from both governmental and private restrictions upon liberty. अगर आपने पोल साई पूरा पढ़ा है तो उसमें हमने जॉन लॉक सेपरेटली भी कवर किया है। उसके अंदर आपने जनरली बाकी चीज़ें भी डिस्कस की हैं, हमने प्रोग्रेशन पढ़ी है सोसाइटी की, तो आपको अच्छी तरह इस चीज़ की समझ आएगी। But the rule of law was further popularized in 19th century by British jurist A.V. Dicey. However, the principle, if not the phrase itself, was recognized by ancient thinkers. For example, Aristotle wrote, "It is more proper that law should govern than any of the citizens." यानी कि किसी एक बंदे की सुप्रीमेसी नहीं होनी चाहिए, किसी एक सिटीजन की लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। अब रूल ऑफ लॉ को डाइसी कैसे एक्सप्लेन करता है? कभी कभी सवाल सिर्फ डाइसी की एक्सपोजिशन ऑफ रूल ऑफ लॉ पे आ जाता है। No one can be punished except for breach of law. जब तक किसी ने कोई क्राइम नहीं किया, कोई लॉ नहीं तोड़ा, तब तक उसको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए।
उसको आर्बिट्रेरीली कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, किसी कानून के तोड़ने पे मिलनी चाहिए. No citizen should be arrested, detained, or imprisoned without fair trial. Absence of arbitrary power in the hands of the executive. Public courts having free access. Public courts तक free access होगा तो बंदा के खिलाफ अगर कोई गलत punishment हो रही है तो उसके खिलाफ अपील कर सकता है ना. Right to defense by a counsel of choice. कि अपनी मर्जी का वकील आप कर सकते हो, ये राइट होगा तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, वरना आपको कोई भी गलत चार्ज कर दे, गवर्नमेंट आपको गलत चार्ज करके गलत सजा दे दे. सुप्रीमेसी ऑफ लॉ ओवर द आर्बिट्रेरी पावर, ये बेसिकली इसका प्रिंसिपल है. सेकंड प्रिंसिपल इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. कि एक तो ये कि किसी भी बंदे को सजा ना मिले बगैर कोई गलती किए, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी वाली बात. और दूसरा, हर बंदा एक लॉ के सामने बराबर है, किसी को किसी पर कोई फौकियत नहीं है. Every person is subject to ordinary law and tribunals, even government officials. This is in contrast to French administrative courts का system. आपको याद है हमने पढ़ा था droit administratif, जिसके अंदर government officers के लिए separate courts, separate administrative law और separate administrative courts थी. It establishes moral personhood and legal equality in democracy के सारे बराबर हैं और सबको equally treat किया जाएगा, even those in government. Ministers are politically responsible to parliament and legally responsible to courts. ये फ्रेडरिक विलियम मेटलैंड ने इसके अंदर एक अपनी एडिशन की हुई है. थर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टीज. तीसरा ये कि कुछ बेसिक राइट्स इंश्राइन होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर जो हर सूरत प्रोटेक्ट होंगे. द रूल ऑफ लॉ आल्सो इंप्लाइज प्रोटेक्शन ऑफ कार्डिनल राइट्स एंड लिबर्टीज. जिस तरह राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी आर पार्ट ऑफ कॉमन लाइन और रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ. ड्यू प्रोसेस इन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ रूल ऑफ लॉ. ड्यू प्रोसेस ये है कि हर बंदा, ये हम आगे बल्कि डिटेल में देखते हैं उसको आसान जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी. सो जस्ट मेक अ मेंटल नोट ऑफ दिस एज ऑफ नाउ. अब हम इस कोड एक्सप्लोर करते हैं कि ये तो डाइसी ने 3 जिद्दतें बताई थी रूल ऑफ लॉ की, लेकिन 4 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं यूनिवर्सल रूल ऑफ लॉ के. द रूल ऑफ लॉ इज ड्यूरेबल सिस्टम ऑफ लॉज, इंस्टीट्यूशन, नॉर्म्स एंड कम्युनिटी कमिटमेंट दैट डिलीवर्स 4 प्रिंसिपल्स. फर्स्ट, अकाउंटेबिलिटी. द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एक्टर्स आर अकाउंटेबल अंडर द लॉ. सेकंड, जस्ट लॉज. सिर्फ लॉज के सामने अकाउंटेबिलिटी नहीं जरूरी, ये भी जरूरी है कि वो लॉज इटसेल्फ मॉरली या जनरली वो ठीक हो. लॉज गलत भी हो सकते हैं, जैसे कि ये कानून था सेग्रीगेशन का लॉ के गोरे और काले जो हैं वो इकट्ठे एक स्कूल में नहीं जा सकते, मगर क्या ये जस्ट लॉ था? क्या उस लॉ को फॉलो करना रूल ऑफ लॉ कहा जा सकता है? नहीं. एक लॉ था जो स्लेवरी, जब स्लेवरी अबॉलिश नहीं हुई थी तो ये कानून था, स्लेव्स लीगल थे, तो क्या हम इसे रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती कह सकते हैं, कानून की बालादस्ती? नहीं. लॉज का जस्ट होना भी बहुत जरूरी है और फिर उस लॉ के सामने इक्वालिटी जरूरी है. The laws are clear, publicized and stabled, are applied evenly and protect fundamental rights including the security of persons and contract property and human rights. तीसरा, open government. कि जिस तरीके से लॉ मेकिंग हो रही है किसी सीक्रेट तरीके से नहीं होनी चाहिए, बैक चैनल तरीके से नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी हो, सबको पता हो कि लॉज कैसे बन रहे हैं. The process by which laws are enacted, administered and enforced are accessible, fair and efficient. Fourth, accessible justice. इंसाफ महंगा नहीं होना चाहिए, वरना ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के खिलाफ गलत केसेस, झूठे मुकदमे बन के लोग गलत सजाएं ले लेंगे. Justice is delivered timely by competent, ethical and independent representatives and neutrals who are accessible, have adequate resources and reflect the makeup of communities they serve. इक्वालिटी और एक्विटी होनी चाहिए जुडिशियल सिस्टम के अंदर और स्पीडी डिस्पोजल होना चाहिए जस्टिस सिस्टम. अच्छा, इसी के कॉन्टेक्स्ट में रूल ऑफ लॉ को मेजर कैसे कर सकते हैं? हम जैसे बाकी चीजें मेजर करते हैं तो हम कैसे मेजर करें कि किसी भी रियासत में रूल ऑफ लॉ का क्या स्टेटस है, ठीक है, कितना रूल ऑफ लॉ है इस मुल्क में? तो एक ये ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, उन्होंने रूल ऑफ लॉ इंडेक्स बनाया हुआ है. जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स होता है, जैसे फ्रीडम इंडेक्स होता है फ्रीडम हाउस का, हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, जीडीपी बनाते हो आप जिस तरह, ये सारी चीज़ें. तो उन्होंने इन्हीं 4 प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए आर फर्दर डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग 9 फैक्टर्स, और ये अपनी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की एनुअल रिपोर्ट आती है जिसके अंदर वो इंडेक्स पब्लिश करते हैं. द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द इंडेक्स रिलाइज ऑन मोर देन 1,30,000 हाउसहोल्ड and 4,000 expert surveys to measure how the rule of law is experienced and perceived by the general public worldwide. Index finding, जो ये इंडेक्स की फाइंडिंग्स हैं, they have been cited by heads of state, chief justices, business public officials including media coverage in more than 190 countries. So it's very reliable. वो कौन से 9 फैक्टर्स हैं जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स यूज करता है अपना बनाते हुए इंडेक्स? सबसे पहले
कंस्ट्रेंट ऑन गवर्नमेंट पावर कितनी है, दूसरा एब्सेंस ऑफ करप्शन, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, सिविल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस और इनफॉर्मल जस्टिस। ये आप सिर्फ लिस्ट ही आपको इसकी याद हो तो आप ये लिख सकते हैं कि ये 9 फैक्टर्स जो हैं वो बेसिकली यूज होते हैं। अब जब वो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की जो रिपोर्ट 2020 हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये स्केल यूज करते हैं 0 से 1 का, 0 बीइंग वीक रूल ऑफ लॉ, 1 बीइंग स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ लॉ। ठीक है, अब हम इसके कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान का ओवरऑल स्कोर 0.39 है, ये समवेयर अराउंड हियर, या और रीजनल एवरेज, लेकिन हमारे रीजन की साउथ एशिया की एवरेज जो है वो 0.45, हम रीजनल एवरेज से नीचे है। ग्लोबल एवरेज 0.56 है, एविडेंटली ग्लोबल एवरेज से काफ़ी नीचे है, ग्लोबल एवरेज तकरीबन इधर है और रीजनल एवरेज अराउंड इधर है। रैंक पाकिस्तान का 120 आउट ऑफ 128 कंट्रीज है और रीजनल रैंक हमारा 5 आउट ऑफ 6 है। आई थिंक हम अफगानिस्तान से सिर्फ बेहतर हैं, तो 120 आउट ऑफ 128, दैट्स प्रीटी बैड। अब हम आते हैं ड्यू प्रोसेस की तरफ। ड्यू प्रोसेस भी रूल ऑफ लॉ से ही निकलता है, लेकिन इसके खास कुछ न्यूआंसेस हैं। ड्यू प्रोसेस इज द लीगल रिक्वायरमेंट दैट द स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट ऑल लीगल राइट्स दैट आर ओड टू अ पर्सन। हर बंदे का जो राइट है ना, स्टेट को उसको रिस्पेक्ट करना होता है। ड्यू प्रोसेस बैलेंसेस द पावर ऑफ लॉ ऑफ लैंड, के लॉ ऑफ लैंड जो पावर है, जो रियासत ने पावर दी है रियासत के ऑफिशियल्स को, उसको बैलेंस करना है, इंडिविजुअल्स को साथ साथ उससे प्रोटेक्ट भी करना है। ठीक है, व्हेन अ गवर्नमेंट हार्म्स अ पर्सन विदाउट फॉलोइंग द एग्जैक्ट कोर्स ऑफ द लॉ, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ ड्यू प्रोसेस वायलेशन व्हिच ऑफेंड्स रूल ऑफ लॉ। तो अगर रियासत ने अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज भी करनी है सिटीजन के खिलाफ, तो उसका एक पूरा कोर्स और एक तरीकाकार बताया है लॉ ने, उसको फॉलो करना जरूरी है। अगर वो ड्यू प्रोसेस का वो कोर्स पूरा फॉलो नहीं किया जाएगा तो रूल ड्यू प्रोसेस की वायलेशन कंसिडर की जाएगी। इसका ओरिजिन क्या है? इट originates from early English common law and constitutional history. The first concrete expression of the due process idea, ever embraced by the Anglo-American law, appeared in the 39th article of Magna Carta in the novel promise that वो क्या था? No free man shall be taken or and imprisoned or deceased or exiled or in any way destroyed except by the legal judgment of his peers or and by the law of the land. कि लॉ ने जो गवर्न किया उसके अलावा उससे वो राइट नहीं छीना जा सकता। इन सब्सिक्वेंट इंग्लिश स्टैट्यूट्स द रेफरेंस टू द लीगल जजमेंट ऑफ हिज पीयर्स एंड लॉज ऑफ द लैंड आर ट्रीटेड एज सब्सटैंशियली सिनोनिमस विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये जो दो टर्मिनोलॉजीज हैं इनको सिनोनिमस समझा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसके साथ। अब हम यूएस की अगर हम बात करें, फिर उसके बाद ड्राफ्टर्स ऑफ द यूएस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ड्यू प्रोसेस phraseology in the 15th amendment ratified in 1791, which provides that no person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. अब बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं ड्यू प्रोसेस के? सबसे पहला उसका प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का। नेचुरल जस्टिस के बेसिकली एक हिस्टोरिकल फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है लॉ का, और इसमें मॉडर्न प्रोसीजर्स भी इंक्लूड हुए हुए हैं, प्रोसीजरल फेयरनेस के और एडमिनिस्ट्रेटिव फेयरनेस के। बेसिकली ये बताता है कि कोई भी लॉ, कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करते हुए रियासत को एक खास तरह का प्रोसीजर फॉलो करना है एडमिनिस्ट्रेटिवली और प्रोसीजरली, और वो प्रोसेस फेयर होगा। और उसके कुछ 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 2 प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में सबसे पहला प्रिंसिपल है ऑडी अल्टरनम पार्टम। ये लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब लिटरली ये है कि हेयर द अदर साइड, दूसरे बंदे को सुनो। बेसिकली इसका आइडिया ये है कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो भी कोई फैसला सुना रहा है, जो भी कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है रियासत की तरफ से, उसको फैसला सुनाने से पहले दोनों पार्टीज को सुनना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ एक पार्टी को सुने और फैसला सुनाने, दूसरी पार्टी को हमेशा चांस ऑफ एक्सप्लेनेशन देना है, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। ठीक है, दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये इसी के अंदर ये है कि एविडेंस मस्ट बी गिवन इन प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टी नॉट बिहाइंड देयर बैक्स, यानी उसको मुकम्मल मौका देना है जवाब देने का। अगर एक पार्टी के खिलाफ कोई एविडेंस है तो वो एविडेंस उसकी मौजूदगी में उसके सामने लाना है, ताकि वो अगर उस एविडेंस को चैलेंज करना चाहे तो कर सके, ताकि मुकम्मल अपॉर्चुनिटी मिले दोनों साइड्स को अपना मुकदमा फुलेस्ट तौर पर लड़ने की, फिर जाके फैसला किया जाए, ताकि किसी की बात सुने बगैर फैसला ना हो। ये ड्यू प्रोसेस का पहला प्रिंसिपल है। ठीक है, ये ड्यू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पहला प्रिंसिपल है। इसको अगर हम इस एक कोटेशन में सब करें अब्जॉर्ब, तो वो ये हुआ कि नो वन शुड बी कंडेम्ड
अनहर्ड, किसी को सुने बगैर उसे सजा नहीं दी जा सकती मुकम्मल तौर पे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का दूसरा प्रिंसिपल इज रूल अगेंस्ट बायस एंड इंटरेस्ट। वो इसका आइडिया ये है कि अगर एक किसी जज का कोई इंटरेस्ट, अपना जाती इंटरेस्ट है उस केस में, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या वो जाती तौर पर बायस्ड है किसी एक पार्टी की तरफ, पहले से उसकी कोई प्रीडिस्पोजिशन है किसी उस पार्टी की तरफ, तो उस जज को वो केस नहीं सुन सकना चाहिए, नहीं सुन सकता। अ जज मस्ट नॉट हैव एन इंटरेस्ट और बायस इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिसीजन। वो बायस पर्सनल बायस हो सकता है किसी बंदे की तरफ, जाती बायस किसी एक पार्टी की तरफ। सब्जेक्ट मैटर बायस यानी कि जिन नुकात पे वो केस लड़ा जा रहा है, प्रॉपर्टी का हो सकता है। सो फॉर इंस्टेंस अगर एक केस है कि क्या लेट्स से यहाँ पर सड़क गुजर सकती है कि नहीं, ठीक है, एक पार्टी ने किया हुआ कि नहीं ये एनवायरनमेंट को डैमेज करता है, दूसरी पार्टी कहती है नहीं करता, लेकिन जज के अपने घर के सामने से सड़क गुजर रही है, तो जज को फायदा है अगर वो सड़क बने। तो ये एक सब्जेक्ट मैटर बायस है कि वो बंदे की तरफ किसी बायस नहीं है, लेकिन उसका इंटरेस्ट है अपना उस केस के अंदर, ठीक है। डिपार्टमेंटल बायस हो सकती है, कोई प्री कंसीव नोशन उसके एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये बायस नहीं हो सकती, ठीक है। इसके अंदर भी दो चीजें हैं फिर मजीद के, नो नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज, और दूसरा जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीन टू बी डन। यानी इंसाफ सिर्फ ऑब्जेक्टिवली होना चाहिए, वो लोगों को नजर नजर भी आना चाहिए कि इंसाफ हुआ है। अगर इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आया तो फिर जस्टिस ठीक नहीं हुआ। तो वाजे तौर पर इस तरीके से फैसला लिखना है, इस तरीके से वो उस चीज उसकी प्रोसीडिंग्स होनी है कि वो सबको नजर आए कि इसमें कोई बायस और इंटरेस्ट नहीं था। दूसरी चीज इंटरेस्ट, अगर किसी जज का कोई पेक्यूनियरी, पेक्यूनियरी होता है मॉनेटरी, या अगर नॉन पेक्यूनियरी, कोई पेक्यूनियरी इंटरेस्ट, नॉन पेक्यूनियरी इंटरेस्ट भी हो सकता है, कोई स्टेटस वाइज, कोई 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 पर्सनल किसी और चीज के लिए, पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए, या अदरवाइज, शुड नॉट टेक पार्ट इन द डिसीजन और सिट इन द ट्रिब्यूनल। तो तीन चीजें हैं जो ऑडियो अल्टरम जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में आ गई। ऑडियो अल्टरम पार्टम, कि आपने दोनों साइड्स को सुनना है, बायस और इंटरेस्ट जज का ना हो, ठीक है। उसके बाद आ गया ड्यू प्रोसेस इन प्रैक्टिस। अब ये तो प्रिंसिपल्स हो गए, इन प्रैक्टिस इसका क्या मतलब है। द कॉन्सेप्ट स्टेम्स फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस व्हिच इज अ टेक्निकल टर्म फॉर प्रोसीजरल फेयरनेस। ये आर्टिकल भी अमार ज़ियाउद्दीन साहब ने डेली टाइम्स पे इस पे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, मैं आपको लिंक भी दूंगा, वो आप लाजमी देखिएगा, पढ़िएगा उसको। देयर आर एलिमेंट्स और स्टेजेस दैट फॉर्म और कल्मिनेट इनटू ड्यू प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोसीजर एक फॉलो करना होता है हमेशा, जैसे कि नोटिस ऑफ प्रोसीडिंग्स टू द अफेक्टेड पर्सन, जो भी अफेक्टेड पर्सन है उसको आपने नोटिस देना है प्रोसीडिंग्स का कि हम ये शुरू करने लगे हैं। फिर उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग आपने लाजमी दूसरी साइड को देनी है, जो भी एक्यूज्ड है या जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, ठीक है। फिर अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन और क्वेश्चन द एडवर्स एविडेंस और मटेरियल सो कन्फ्रंटेड। क्रॉस एग्जामिनेशन का उसे मौका देना है कि एक पार्टी का वकील दूसरी पार्टी को क्रॉस एग्जामिन कर सके एंड वाइस वर्सा। इसी तरह अगर उस किसी बंदे के खिलाफ कोई एडवर्स एविडेंस यानी उसके खिलाफ एविडेंस दिया गया तो उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो उसका जवाब दे सके। ऑल सच हियरिंग शुड बी ओपन बिफोर एन इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल और कोर्ट, कि किसी चार दीवारी के पीछे नहीं हो सकता, ओपन कोर्ट और इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल में ये होगा। इन एडिशन द डिसीजन शुड स्पीक, यानी वही वाली बात, दैट जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन वाली बात है। दिस मीन्स दैट इट शुड क्लियरली स्पेल आउट द रीजंस बेस्ड ऑन व्हिच इवेंचुअल फाइंडिंग्स वाज गिवन। आप जज एंड पे ऐसे ही नहीं कह सकता कि बस मेरा फैसला है तो मैंने ये सुना दिया। उसे रीजंस देने पड़ेंगे कि किन बुनियादों पर उसने ये फैसला दिया, और वो कन्विंसिंग रीजंस होने चाहिए। Regardless of the eventual decision on the merits of the dispute, if that decision was taken by adopting a procedure that was manifestly unfair, it lacked any of the essential ingredients of due process, then that alone is sufficient to quash such a decision. हो सकता है कि जो अल्टीमेट फैसला है वो फैसला ठीक हो, यानी आपने फैसला ठीक किया, एक बंदे ने कत्ल किया है और वाकई किया और उसको एक जज ने सजा दे दी है, लेकिन वो जो पूरा प्रोसेस है उसके अंदर कि आपने दूसरी साइड को अपॉर्चुनिटी देनी है हेयरिंग की, उसको एग्जाम, अगर उसके अलावा एविडेंस है तो उसको जवाब देने का मौका देना है, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देना है, कोई भी इंग्रेडिएंट अगर आपने मिस किया है, चाहे आपका फैसला अल्टीमेटली ठीक है लेकिन प्रोसेस आपने ठीक फॉलो नहीं किया, तो वो भी सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं उस डिसीजन को गलत सेट असाइड करने के लिए। हायर कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट्स उसको सेट असाइड कर सकती हैं, और वो यानी फिर आप कह सकते हो कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। तो ये एक आर्टिकल है, इसके ऊपर ये आप लाजमी देखिएगा। पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 10A 18th अमेंडमेंट के बाद इंस्टॉल किया गया था, इंसर्ट किया गया था, जो ये है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। तो ड्यू प्रोसेस वैसे भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्प्लाइड इंग्रेडिएंट है, लेकिन बड़ा एक्सप्लिसिटली 18th अमेंडमेंट में ये लिख दिया गया है। The amendment codified the principles of due process and placed it on a constitutional footing.
Procedural fairness now with the enactment of Article 10A applies to both discharge of judicial and executive duties even if there is no overlap. यानी कि judicial और executive functions दोनों में ये apply होगा. अब इसका स्पेशल फीचर क्या है आर्टिकल 10A का? स्पेशल फीचर ये है कि ये अनक्वालिफाइड राइट है. बहुत ज्यादा जो आप फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे वो क्वालिफाइड राइट्स होते हैं. जैसे नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ. अभी जो सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ है ये बेसिकली क्वालिफिकेशन है कि अगर कोई और किसी वजह से रीजनेबल आपके पास फ्री स्पीच का राइट है सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. ये सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अब क्वालिफिकेशन है. वो क्या हो सकती है? सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी हो सकता है कि आपके पास फ्री स्पीच तो है लेकिन आप ब्लास्फेमी नहीं कर सकते. तो क्वालिफाइड लगा दिया कि आप कर सकते, फ्री स्पीच आपका हक है लेकिन कुछ चीजें आप नहीं कर सकते. तो एब्सोल्यूट राइट नहीं है. तो ये फर्क होता है, एक होता है एब्सोल्यूट राइट, ठीक है, एक होता है क्वालिफाइड राइट. एब्सोल्यूट राइट्स अनक्वालिफाइड होते हैं कि हर सूरत में वो अप्लाई होते हैं. फ्री स्पीच क्वालिफाइड राइट है. लिबर्टी लाइफ भी क्वालिफाइड राइट है कि अगर आपने किसी का कत्ल किया तो आपका राइट वो छीन जाएगा, ठीक है. लेकिन जो ड्यू प्रोसेस है ना, आप देखें यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि सब्जेक्ट टू फलाना, सब्जेक्ट टू फलाना. ये तो जितने मोस्ट अनलाइक मोस्ट फंडामेंटल राइट्स, राइट टू ड्यू प्रोसेस इज एन अनक्वालिफाइड राइट. That is, it is subject to no restriction and must necessarily be adhered in all conditions without exception. This right cannot be waived or surrendered. यानी हर सूरत में कोर्ट्स ने, हर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने ड्यू प्रोसेस को अपहोल्ड करना. इसके अंदर केस लॉज भी आपको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इसमें अगर आप केस लॉज लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे, आने के चांसेस हैं. ज़्यादातर लोग नहीं लिखते लेकिन मैं आपको ज़रूर एग्जाम्पल दूंगा. आप में से वो ब्राइट स्टूडेंट्स जो कर सकते हैं याद रेफरेंसेस और लिख सकते हैं वो डेफिनेटली करें, इसका बहुत फायदा होगा. यूएस के कॉन्टेक्स्ट में मर्चेंसन केस और टेलर वर्सेस हाइस केस, ये दोनों केसेस थे. In both these cases, the judges were disqualified from hearing the case because their bias was established, which violated the principle of natural justice, hence violated due process and by extension rule of law. इन दोनों केस में जजेस का अपना बायस था तो उस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था. ये मैंने इसका मेन आइडिया भी आपके सामने शेयर किया. ये आप पॉज करके देख सकते हैं, आप इसको ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं. अगर आपका थोड़ा सा लीगल नॉलेज नहीं भी है तो आप सिर्फ ये ऊपर से पढ़ के इस रेफरेंस के साथ भी जिस तरह मैंने लिखा है आप इस तरह ये चीज़ भी सिर्फ लिख सकते हैं. पाकिस्तान के केस में PLD 2001 SC 568, also known as Asif Ali Zardari case, it was established by the court that it was not important whether the biasness of the bench was present or not. The mere fact that a reasonable person would perceive that bias was sufficient grounds to establish bias. वो जो मैंने बात की थी कि justice is should not only be done but justice should be seen to be done. तो वह पाकिस्तान के केस लॉ में भी हुआ था. तो हमने ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में आपके सामने आज डिस्कस की. should not only be done but justice should be seen to be done. तो वह पाकिस्तान के केस लॉ में भी हुआ था. तो हमने ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में आपके सामने आज डिस्कस की. होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू गाइस एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम.